देखो आपने क्या पढ़े, अपने पढ़े कि एक आदमी रेसिडेंट कब होगा, अपने केवल इंडिविजुअल के लिए पढ़े थे। एक इंडिविजुअल आदमी कब रेसिडेंट या कब नॉन रेसिडेंट होगा। सर दो कंडीशन है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करे तो एक आदमी इंडियन रेसिडेंट हो जाते हैं। सर हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मतलब creativity। एक आदमी के रेसिडेंट साबित होने का पहले या तो 182 डेज और मोर, मतलब या तो 82 रहे या 82 से ज़्यादा रहे इन प्रीवियस ईयर, तो वो एक आदमी इंडियन रेसिडेंट होगा। या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर PPY, 4 PPY प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365 डेज इंडिया में रहे, तो एक आदमी इंडियन रेसिडेंट हो सकता है कि या तो 1 या 2 दोनों में से एक साबित कर दो। ठीक बात। फिर बड़े सर दो केस ऐसे हैं जहां पे केवल कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है ही नहीं। दो केस ऐसा है जहां केवल कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 है ही नहीं। एक आदमी अगर इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या फिर एक आदमी इंडियन सिटीजन है और इंडियन क्रू का मेंबर है, इंडियन क्रू का मेंबर है, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, ये दोनों लोगों के लिए सेकंड कंडीशन है ही नहीं। 60 + 365 उन लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए क्या है, केवल 182 डेज। इन दोनों के लिए ओनली 182 डेज कंडीशन, 182 और ओरिजिन के लिए भी क्या? आ रहे हैं। तीसरा केस है इंडियन ओरिजिन, उसको अलग कर दिया मैंने क्योंकि उसके लिए केस अलग है। अगर इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, तो फिर अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर, ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर, बट लेस देन 182 days during previous year for 365 or more for previous year immediately preceding the relevant previous year। previous year के 4 previous year में कितना दिन इंडिया में रहा, 120 दिन या उससे ज्यादा, लेकिन 182 से कम। कौन लोग, जिनका 15 लाख से इनकम कम है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसका इनकम 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर इज इन इंडिया फॉर 180 डेज, तो उसके लिए केवल कंडीशन नंबर 1 ही। ठीक है, इज इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 more days during 4 previous immediate preceding relevant previous year। in short section 6(1)(c) is not applicable। ठीक बात, ये आपने पढ़े थे अब तक। अब आते हैं हाँ, अब आते हैं एक आदमी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब साबित हो। एक आदमी रेसिडेंट साबित हो गया, अब उसके सामने दो कहानी और बचता है। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो बात ही खत्म, लेकिन अगर एक आदमी इंडियन रेसिडेंट साबित हो गया तो उसके सामने दो केस और, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या ऑर्डिनरी का मतलब स्पेशल है और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल है। सर क्या बोलना चाहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब पक्का इंडियन है, जबकि नॉट ऑर्डिनरी मतलब रेसिडेंट तो है लेकिन कच्चा इंडियन, पक्का इंडियन नहीं। ऑर्डिनरी मतलब पक्का इंडियन, मतलब अगर वो ऑर्डिनरी साबित हो गया है ना बेटा, तो वो हर सिचुएशन में इंडिया में टैक्स देता रहे। लेकिन अगर वो रेसिडेंट साबित होकर नॉट ऑर्डिनरी साबित हो गया तो फिर वो कई सिचुएशन में टैक्स देने से बच जाए। मेरा बात क्लियर है ये वाला। अगर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया साबित हो गया तो वो पक्का इंडियन हो गया, वो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में इंडिया में टैक्स देगा। लेकिन अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट साबित हो गया तो कुछ सिचुएशन में बच जाए। ठीक, तो सर क्या दो कंडीशन है, यहाँ दो कंडीशन के बीच में एंड है। एंड है मतलब दोनों साबित करना पड़ेगा, दोनों
एंड मतलब होता है बोथ, और मतलब होता है ये या ये। यू कैन कम और यू कैन नॉट कम। तो दो ऑप्शन दे रहे हैं ना, आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते। बट जब एंड लगा देंगे मतलब बोथ है, ये भी करना है ये भी करना है। और का मतलब होता है ये कर सकते हो या ये भी कर सकते हो। तुम स्कूल आ भी सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो। हम ऐसे बोलते हैं चलो तुम सेंटर भी आ सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो। चॉइस दे रहे हैं हम तुमको। और का मतलब चॉइस होता है, बट एंड का मतलब कभी भी चॉइस नहीं होगा। हम बोलेंगे सेंटर आना और वहां बैठ के ऑनलाइन क्लास करनी। यू हैव टू कम टू द सेंटर एंड ज्वाइन ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हो गया, तुम घर बैठ के ऑनलाइन नहीं करोगे, तुमको सेंटर आना होगा और वहां बैठ के ऑनलाइन करना पड़ेगा। जबकि अगर हम बोलते हैं यू कैन कम टू द सेंटर और ज्वाइन ऑनलाइन, मतलब या तो सेंटर आ जाओ या ऑनलाइन ज्वाइन करो, है ना। तो और मतलब दोनों में से कोई एक, अभी ऊपर पड़े ना 182 साबित कर दो या 65 60 + 365 साबित कर दो। दोनों साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के बीच में एंड है। एंड का मतलब कोई एक साबित नहीं करना है, दोनों साबित करोगे तो पक्का इंडियन होगी। और दोनों में से एक साबित किए एक नहीं किए तो फिर तुम कच्चे इंडियन हो जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी इंडियन। बात क्लियर? तो सर क्या दो कंडीशन है? 10 PPY में, PPY मतलब प्रीवियस के 10 प्रीवियस। हम प्रीवियस ईयर का बात नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हो रहा है, पक्का कच्चा के लिए प्रीवियस के पिछले प्रीवियस का बात कर रहे हैं। पिछले 10 PPY में एनी 2 ईयर तुम रेसिडेंट साबित हो, एंड 7 PPY में 730 डेज इंडिया में रहे, 730 और मोर इंडिया में रहे। क्या बोला हम? पक्का इंडियन होने के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडियन होने के लिए, या 10 साल में पिछले PPY प्रीवियस ईयर के 10 पिछले साल में कोई 2 साल तुम अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया साबित हो गए। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे साबित होते हो? सर अभी पढ़ के आए, ऊपर 2 कंडीशन है। बात क्लियर? एंड पिछले 7 साल में PPY 7 साल में 730 दिन तुम इंडिया में रहे तो तुम पक्के इंडियन हो। दोनों में एक हो और एक नहीं तो भी कच्चे इंडियन हो, दोनों ही नहीं तो भी कच्चे इंडियन। कच्चे मतलब नॉट ऑर्डिनरी। बात क्लियर है? तो ये है तुम्हारा रेसिडेंट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी साबित होने की। देखो यहाँ पे लिखा है ये कंडीशन, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट साबित होने के लिए तुमको ये 2 कंडीशन साबित कर। रेसिडेंट इन इंडिया इन 2 out of 10 preceding years and stays India for 730 days in 7 preceding previous years। अगर साबित करते हो तो तुम R and OR हो। R and OR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। R and OR हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। देखो रेसिडेंट तो तुम ऊपर ही साबित हो गए ना बेटा। अब अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर तुम रेसिडेंट तो हो ही लेकिन ऑर्डिनरी नहीं हो, R and OR हो। या तुम NOR याद कर सकते हो, नॉट ऑर्डिनरी, और या तुम बोलोगे OR ऑर्डिनरी। ठीक है, क्लियर है कहानी? देखो यहाँ पे चार्ट में भी है और यहाँ पे रूल में भी लिख दिया। He has been resident in India at least 2 out of 10 previous year immediately preceding to the relevant previous year, यानी PPY का बात करें। And he has resided in India for a period of 730 days or more during 7 previous year
immediately preceding the relevant previous year. कहानी क्लियर? हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ठीक से आसान चार्ट बनाना है। बोला रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, ये रहा, दोनों कंडीशन लिख दिया, दोनों इसमें और लिख दिया। प्रीवियस ईयर 182 days और मोर एंड स्टे इन इंडिया 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 4 PPY में 365। तब उसके बाद तुमको ऑर्डिनरी साबित होते हो, तो ये दो कंडीशन है। 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन और मोर और 10 PPY में 2 टाइम रेसिडेंट। अगर नहीं हो तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। कहानी क्लियर? हाँ सर। अब आ जाते हैं बाकी पर्सन्स के लिए। तुम इंडिविजुअल के लिए पढ़ लियो, इंडिविजुअल तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब आ जाओ तुम HUF के ऊपर, इसके ऊपर HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनवेडेड फैमिली। सर HUF में भी हमको पहले रेसिडेंट साबित होना है, नहीं हुए तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे, और अगर रेसिडेंट साबित हो गए तो फिर हमको OR और NOR भी हो सकती है। रेसिडेंट साबित होने के लिए क्या कंडीशन है? बिजनेस का होली और पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। हम क्या बोल रहे हैं? HUF रेसिडेंट कब होगा? उसका पूरा या थोड़ा सा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, तो तुम क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। तुम्हारा HUF रेसिडेंट कहलाएगा। सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? HUF का बिजनेस कौन संभालता है बेटा? करता। HUF का बिजनेस करता संभालता है। करता अगर पूरा टाइम इंडिया में बैठ के कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रहा है, या थोड़ा सा भी कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से कर रहा है, तो HUF क्या कहलाएगा? थोड़ा सा का मतलब क्या होता है? कुछ दिन इंडिया में रहा, कुछ दिन विदेश में। तो HUF अगर तुम्हारा कर्ता बिजनेस को थोड़ा दिन भी इंडिया से संभाला, साल में एक दिन भी, तो HUF क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। हाँ, साल में 365 दिन संभाले तो कहलाएगा ही ऑब्वियसली सर। एक दिन भी कंट्रोल करेगा तो भी कहलाएगा, क्योंकि हम होली और पाटली बोले, तो पाटली में तो एक दिन भी आ गया सर। ठीक है सर, समझ में आया। तो सर फिर HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा? अगर तुम्हारा कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी कर्ता वो 730 दिन और 10 साल में 2 साल वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो HUF भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कर्ता नॉन रेसिडेंट है, कर्ता तुम्हारा NOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो तुम्हारा HUF भी NOR हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट का वो सेम है 10 हाँ, प्रीवियस ईयर का। 10 में 2 साल और 7 साल में 730 दिन, उसमें कोई फर्क नहीं है। कहानी क्लियर है HUF का? हाँ। HUF रेसिडेंट कब होगा? जब उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से है। HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा? अगर उसका कर्ता ऑर्डिनरी है तो उसका HUF भी ऑर्डिनरी कहलाएगा, और अगर उसका कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो HUF भी नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और HUF नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा? बोल सकते हो? कर्ता नॉन रेसिडेंट होगा। बेटा जी हम बोला था क्या रेसिडेंट करता होगा तब HUF रेसिडेंट होगा, तो जबरदस्ती कर्ता को नॉन रेसिडेंट क्यों करने जा रहे? कर्ता क्या, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट देखने के लिए हमको जानना ही नहीं है कर्ता क्या है, रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट है, हमको मतलब ही नहीं है उस समय। हमको तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखते वक्त देखना है कर्ता क्या कहलाना। ठीक है सर जी, अगर होली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो HUF भी नॉन रेसिडेंट, होली कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया है ना। क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए क्या बोला था? होली या पार्टली इंडिया से। तो अगर एक दिन भी इंडिया से कंट्रोल हो गया
तो HUF तो रेसिडेंट हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन अगर 365 दिन ही कंट्रोल आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है, मतलब होली कंट्रोल आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है, तो फिर वो HUF क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। और HUF अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो फिर देखना ही नहीं है ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। बात क्लियर है? हाँ। अनुश्री, क्लमजी लग रहा है? नहीं। हाँ, तो क्लमजी लगना भी नहीं चाहिए। अब आ जाओ बाकी सब बचे हुए। कंपनी के लिए क्या रूल है? देखो HUF के लिए क्या लिख दिया? मैनेजमेंट इज ओनली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर कर्ता सेक्शन 6(6) का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेक्शन 6(6) ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन है, तो HUF भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। कंपनी के लिए क्या बोला? कंपनी के लिए हम लोगों को सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही देखनी। कंपनी में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। अब जितना इंसान बच गया ना, कौन कौन बच गया? कंपनी बच गया, फर्म बच गया, AOPBI बच गया, अदर पर्सन बच गया। वो सब के लिए आपको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखना ही नहीं, उनके लिए केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट देख। तो इंडिविजुअल के लिए दोनों देखना पड़ता है, ठीक बात? HUF के लिए भी दोनों देखना पड़ता है, पहले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, उसके बाद ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन बाकी जितने इंसान बच गए इनकम टैक्स की नज़र में, बाकी जितने पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, वो सब के लिए सिर्फ क्या देखना है? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। ठीक है? तो सर जी, इंडियन कंपनी सर ऑलवेज रेसिडेंट। अरे इंडिया में रजिस्टर्ड है, बात ही नहीं करना। और देखो यहाँ पे बोल दिया ना, OR NOR वाला कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। अदर कंपनी के लिए क्या बोला? अगर होली कंट्रोल इंडिया से, अगर होली कंट्रोल इंडिया से है, सारा मैनेजमेंट इंडिया में बैठता है होली, तो फिर वो कंपनी क्या कहलाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर एक दिन भी कंट्रोल विदेश से है, तो फिर वो कंपनी क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। उसका OR और NOR तो देखना ही नहीं, है ना? अब बच गया बाकी फर्म, AOPBI और अदर पर्सन। इनके लिए मैनेजमेंट होली या पार्टली अगर इंडिया से है, तो वो होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, तो वो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। इन लोगों के लिए भी OR NOR देखना नहीं। तो ये देखो, ये जो एक पेज है ना, इस PDF का पेज नंबर 7, इसमें सारा चार्ट बता दिया। इंडिविजुअल SSC के लिए कंडीशंस देखनी है, उसमें तो बात ही नहीं सोचना। ठीक है? HUF के लिए होली और पार्टली अगर इंडिया से कंट्रोल है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। और अगर कर्ता ऑर्डिनरी है तो HUF भी ऑर्डिनरी है, कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो HUF भी नॉट ऑर्डिनरी है। कंपनी के लिए अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट है, अगर कोई भी कंपनी है तो होली कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। फर्म, AOPBI, अदर पर्सन के लिए होली या पार्टली इंडिया से है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। और ये जितने भी बच गए इंडिविजुअल HUF को छोड़ के, उनके लिए OR और NOR देखना ही नहीं होता। कहानी क्लियर है? लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं। BCom के लिए आपका चंद्रलेखा में एक क्लास और लेंगे, थ्योरेटिकल थोड़ा ज्ञानबाजी है, लेकिन वो CMA में काम लगता है। BCom में इतना ही काम लगेगा। अब आ जाओ सर, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? OR NOR टोटल पर्सन कितना कैटेगरी में डिवाइड हुआ? या तो वो रेसिडेंट होगा, अगर रेसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। और अगर रेसिडेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा। तो देखा जाए तो OR NOR और नॉन रेसिडेंट तीन ही कहानी बचता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीन टाइप का पर्सन हो सकता है। तो अब बताओ हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? सर ये देखने के लिए कि कब उस आदमी से इंडिया में टैक्स लेना और कब नहीं लेना। क्यों पढ़ रहे हैं? एक आदमी चंद्रलेखा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अनुश्री
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नीरज तो नॉन रेसिडेंट है। ये जानना ही क्यों है? क्योंकि इन तीनों से कब इंडिया में टैक्स लेना और कब नहीं लेना ये समझने की, है ना? मेरा बात क्लियर है? चंद्रलेखा अनुश्री दोनों रेसिडेंट है। चंद्रलेखा ऑर्डिनरी है, अनुश्री नॉट ऑर्डिनरी है, नीरज तो नॉन रेसिडेंट है। ये बात क्लियर है? हाँ। अब आ जाओ फटाफट। सर अगर पैसा इंडिया में एक्रूड हो या पैसा इंडिया में रिसीव्ड हो, मेरा बात बहुत गौर से सुनना। ये इतना बड़ा जो चार्ट है ना बेटा, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम 3 लाइन में खत्म कर देगा। 3 सेंटेंस में ये पूरा चार्ट डन हो जाएगा। बट वो 3 सेंटेंस याद रहना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए, सिर्फ 3 सेंटेंस। हम पहला लाइन क्या बोला है? पैसा इंडिया में एक्रूड हुआ है या पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है। दोनों में से अगर एक भी बात इंडिया से हो रहा है, सर एक्रूड मतलब काम कहां करके दिए हो, कमाई कहां से हो रहा है। अगर कमाई इंडिया से हो रहा है या पैसा इंडिया में हाथ में आ रहा है, दोनों ही केस में 3% इंडिया में टैक्स देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। चंद्रलेखा 730 वाला और 10 साल 2 साल वाला कंडीशन भी साबित कर दी। चंद्रलेखा क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ। चंद्रलेखा रिलायंस लिमिटेड में काम कर रही है। तो काम कहाँ की है? मेहनत कहाँ की है? मेहनत इंडिया में, इंडिया में। हाँ। क्योंकि रिलायंस लिमिटेड इंडिया में। हम मान रहे रिलायंस लिमिटेड का मुंबई वाला ऑफिस में काम किया। कहाँ काम किया है? रिलायंस लिमिटेड का मुंबई वाला ऑफिस में। काम कहाँ की? इंडिया में। हाँ। तो फिर अगर चंद्रलेखा इंडिया में काम किया, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। नीरज भी रिलायंस लिमिटेड का मुंबई वाला ऑफिस में काम किया है, नीरज भी इंडिया में टैक्स देगा। और अनुश्री भी। चंद्रलेखा क्या है? पक्की इंडियन। अनुश्री क्या है? कच्चे इंडियन। नीरज क्या है? इंडियन ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट। ठीक बात? हाँ। तीनों काम कहाँ किया? इंडिया में। टैक्स देना पड़ेगा तीनों के। चलो अब उल्टा एग्जांपल कर देते हैं। रिलायंस लिमिटेड का लंदन वाला जो ऑफिस है, हाँ। वहां पर अनुश्री काम करके दिया, वहां पर भी चंद्रलेखा काम करके दिए, वहीं पर ही नीरज काम करके दिए। तीनों लंदन वाला ऑफिस में नौकरी करते हैं। काम कहाँ किए? लंदन में। पैसा कहाँ मिला? इंडिया में। हाँ, पैसा कहाँ रिसीव हुआ? हाथ में। अच्छा, लंदन में। अरे भाई लंदन में बैठ के नौकरी करे, क्या पैसा लेने इंडिया आते हैं? नहीं नहीं, लंदन मतलब में मिला। मुकेश अंबानी एंटालिया के बाद खड़ा होकर कैश बांटते हैं, वो लेबर लोग की तरह। रात का मजदूरी खत्म, अब गेट के बाद खड़े हो जाओ, एक एक के हाथ में पैसा देंगे। जिंदगी बीत जाएगी, उसको पैसा देने। हाँ, इतना स्टाफ है उसका। और तुम्हारा भी जिंदगी बीत जाएगा लंदन से इंडिया पैसा आने में। हाँ, वो भी बात है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पे। मेहनत कहाँ की है? लंदन में। पैसा रिसीव कहाँ हुआ? लंदन में। अच्छा, एक मिनट, हम तो तीसरा एग्जांपल में चला गया। सर, एक चलो, सवाल है। हाँ बोलो। आप इंडिया के नहीं? हाँ, आप एक मिनट, मेरा एग्जांपल गलत हो गया, मेरा एग्जांपल ही गलत हो गया। हम ठीक से एग्जांपल दोबारा क्रिएट कर रहे। सुनो, नीरज, अनुश्री, चंद्रलेखा तीनों रिलायंस के इंडिया वाला ऑफिस में काम की। मेहनत कहाँ हुआ? इंडिया में। तो इंडिया में हर हाल में सब टैक्स देंगे। हाँ। अब एग्जांपल को उल्टा हमको ये करना था, तीनों काम लंदन वाला ऑफिस में किया, लेकिन जब सैलरी का टाइम आया था उस समय वो लोग इंडिया आए हुए थे और कैश इंडिया में रिसीव की। तो पैसा मिला कहाँ? इंडिया में। तो इंडिया में तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा पॉइंट ये था, काम या पैसा मिलना, दोनों में से एक भी घटना इंडिया में घट रहा है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, पक्का इंडियन, कच्चा इंडियन या नॉन इंडियन। सर यही चीज अगर लंदन में नहीं थी। आ रहे अभी हम एक सेंटेंस बोला अभी क्यों? हम तीन सेंटेंस का बात किया था बिगिनिंग में। मेरा पहला सेंटेंस खत्म।
क्या है पहला सेंटेंस? काम या पैसा मिलना, accrued or received. If anything is happening in India, all people will pay tax in India. ये लाइन याद रहेगा. जब भी कोई केस पढ़ोगे ऑलवेज ये देखोगे क्या पैसा इंडिया में हाथ में आ रहा है या काम इंडिया में करके दिया. एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया से हो रहा है, ऑल पीपल विल पे टैक्स इन इंडिया. बात क्लियर है? तुम्हारा ये चार्ट का पहला तीनों पॉइंट यही बात करता है. देखो पहला क्या बोला, इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों इंडिया में हो रहा है. तो देखो तीनों टैक्स दे रहे हैं, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल. इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो भी देखो तीनों टैक्स दे रहे हैं क्योंकि रिसीव हो गया. एक चीज इंडिया में हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा. तो पहला वाला एग्जांपल बोल रहा है दोनों इंडिया में हो गया तब तो टैक्स देना ही है. दूसरा एग्जांपल बोल रहा है मिला बाहर, नहीं काम बाहर किए लेकिन पैसा इंडिया में मिला तो भी इंडिया में टैक्स दे रहे. तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, एक्रूड इंडिया में हुआ, पैसा इंडिया के बाहर मिला तो भी इंडिया में टैक्स दे रहे हैं तीनों. यानी सर तीनों लाइन मिला के एक लाइन बनता है ना कि कुछ भी इंडिया से हो, दोनों में से एक भी चीज इंडिया से हो गया, इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना. देखो एग्जांपल ऐसा कुछ, नीरज, अनुश्री, चंद्रलेखा तीनों ही मुंबई वाला ऑफिस में काम किए, काम इंडिया में हुआ, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. पैसा तीनों को बाहर मिले फिर भी, मान लो हम इंडिया वाला ऑफिस में काम करके चला गया वापस लंदन, हम तो नॉन रेसिडेंट है ना, हम इंडिया वाला ऑफिस में काम किया वापस लंदन चला गया. काम कहाँ किया? इंडिया वाला ऑफिस में. इंडिया पैसा कहाँ मिलेगा अब हमको? लंदन में. हाँ, क्योंकि हम तो काम किया और भाग गया लंदन फटाक से. आया 10 दिन में काम किया अपना क्या बोलते हैं, जो भी मेरा काम था वो पूरा करके तुरंत लंदन का टिकट पकड़ के निकल गया. तो पैसा तो वहां मिलेगा ना अब हमको. तो भी लेकिन काम इंडिया में हुआ, हमको भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. उल्टा कर लो, काम लंदन में किया होता लेकिन पैसा मिलते वक्त इंडिया में होता तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़ता. हाँ, क्योंकि दोनों में से एक भी चीज इंडिया से हो गया तो इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, इंडियन नॉन इंडियन कच्चा पक्का जो. अब आओ चौथे लाइन के ऊपर, एक्रूड और रिसीव्ड दोनों इंडिया के बाद. नीरज, अनुश्री, चंद्रलेखा तीनों रिलायंस का लंदन वाला ऑफिस में काम कर रहा था और लंदन में ही पैसा मिला. तो मेहनत कहाँ की है? लंदन में. हाथ में पैसा कहाँ पे आया? लंदन में. लंदन में. लेकिन बिजनेस का सेटअप कहाँ से है? इन इंडिया. इंडिया से. बिजनेस का सेटअप अगर इंडिया से, क्योंकि रिलायंस लिमिटेड बोला, रिलायंस का रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ का है? इंडियन. रिलायंस का बिजनेस रजिस्टर्ड कहाँ पे है? इंडिया. इंडियन सेटअप है उसका. तो फिर दोनों इंडियन तो टैक्स देंगे, वो नॉन इंडियन नहीं देंगे. आराम से लो एग्जांपल, रिलायंस का लंदन वाला ऑफिस, वहीं पर अनुश्री, चंद्रलेखा, नीरज काम किए. अनुश्री कौन है? कच्ची इंडियन. चंद्रलेखा कौन है? पक्की इंडियन. नीरज कौन है? नॉन रेसिडेंट. ठीक है ना. अब बोलो, एक एक आदमी को पकड़ते हैं. पहले चंद्रलेखा. चंद्रलेखा पैसा काम कहाँ किए? लंदन वाला ऑफिस. पैसा कहाँ मिला? लंदन में. फिर भी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि पक्की इंडियन. क्यों? क्योंकि बिजनेस का सेटअप इंडिया से, इसलिए. अनुश्री काम कहाँ की? लंदन. पैसा कहाँ मिला? लंदन में. लेकिन जिस बिजनेस के लिए काम कर रही है उसका सेटअप कहाँ है? इंडिया में. और अनुश्री कौन है? कच्ची इंडियन. लेकिन इंडियन तो है. हाँ, तो इंडिया में टैक्स देंगे. सिमिलरली अब नीरज को पकड़ लो. चलो नीरज नाम बताओ.
हाँ कोई मतलब नहीं बनता कच्चा इंडियन होने का भी। हाँ, नहीं बनता, यहाँ तक नहीं बनता, आगे बनेगा। नीरज नॉन रेसिडेंट है, काम कहाँ किया? लंदन में। पैसा कहाँ मिला? लंदन में। नीरज को इंडिया में टैक्स नहीं देना, क्योंकि भले वो वो- इंडिया का है ही नहीं। भले ही वो बिजनेस सेटअप इंडिया का। तो 2 लाइन क्लियर है सर। रिसीव या अक्रू दोनों में से एक चीज इंडिया में हो जाए, फिर बिजनेस कहीं का भी हो भाड़ में जाए, पैसा इंडिया में मिल रहा है, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। हम ऊपर वाला एग्जांपल में एक चीज ले लेते हैं। हम लोग तीनों फेसबुक में काम करते हैं, लंदन का फेसबुक ऑफिस में हम लोग काम किए। हम लोग तीनों लंदन का फेसबुक वाला ऑफिस में काम किए। तो अक्रूड कहाँ किए? लंदन में। लेकिन उसके बाद इंडिया आ गया और पैसा इंडिया में मिला तीनों को ही। फेसबुक तीनों का पैसा ट्रांसफर इंडिया में तो किया। टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि अक्रूड और रिसीव दोनों में से एक चीज इंडिया से हो गया। हम वहां पर कहीं नहीं बोला था बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है। अक्रूड रिसीव दोनों में से एक चीज हो गया तो भाड़ में गया सेटअप। इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, फिर तुम चाहे कोई भी। इसलिए हम एक लाइन बोलता है, अक्रूड या रिसीव दोनों में से एक भी चीज इंडिया में हो जाए, फिर वो कोई भी हो, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अक्रूड रिसीव दोनों बाहर हुआ, दोनों, लेकिन बिजनेस का सेटअप इंडिया से था, तो इंडियन देगा, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। 2 लाइन खत्म। आखिरी और तीसरा लाइन, बिजनेस का अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, और बिजनेस का सेटअप भी आउटसाइड इंडिया, सब कुछ इंडिया के बाहर है। फेसबुक का लंदन वाला ऑफिस में नीरज अनुश्री चंद्रलेखा काम करते हैं। तो काम कहाँ की? अक्रूड कहाँ हुआ? लंदन। पैसा रिसीव कहाँ हुआ? लंदन। बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है? लंदन। यूएस में। हाँ, फेसबुक है, फेसबुक है। हाँ, फेसबुक यूएस का, यूके का नहीं है। हाँ, UK का है। हम ऑफिस बोला, उसका यूके में ऑफिस तो हो ही सकता है, सब फर्क नहीं पड़ता। आप यूएस वाला ऑफिस में काम करते, चलिए, तो भी अक्रूड कहाँ हुआ? यूएस में। रिसीव कहाँ हुआ? यूएस में। कंपनी कहाँ का? सेटअप कहाँ का उसका? यूएस का। यूएस में। तब फिर चंद्रलेखा इंडिया में टैक्स देगी, बाकी कोई नहीं देगी। ओह, इधर इधर मैं बच गई। हाँ, इधर तुम बच गया। पक्का इंडियन इंडिया में दे मैं तो दे। टैक्स दूं। भाई तुम देशभक्त नहीं हो, तुम पक्की इंडियन हो ना। देशभक्त, देशद्रोही क्यों बन रही हो? देशद्रोही का बात नहीं सर, मैं बाहरी काम अरे कर रही याद रखने का ट्रिक दे रहा है बेटा। लेकिन तुम हो तो इंडियन। तुम दिल से इंडियन हो चंद्रलेखा, हूं। तुम दिल से इंडियन हो, दिल से, दिल से देशभक्ति निभाओ तुम। तू रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एकदम पूरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तू। अगर बेटा तू जी, एकदम अब एक कर रही चीज- है, एक तो वो मिनट। इंडिया में ही दिखता रही है ना। हाँ सही बोल रहा, अब एक बात सुन लो। चंद्रलेखा के मन में अभी भी आ रहा होगा, सर मेरे साथ तो गलत हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है बेटा जी, तुम पक्के इंडियन हो, मतलब तुम 182 डेज से भी ज्यादा इंडिया में रहे। पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे। 10 साल में 2 साल में रेसिडेंट साबित हो गए। भाई तू अपना आधा जिंदगी इंडिया में काट रहे हो। ठीक है, फिर टैक्स तो दे लेना। तो इंडिया का लैंड यूज कर रहे हो, इंडिया का वाटर पानी यूज कर रहे हो, इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इंडिया का रोड यूज कर रहे हो। सर मेरे को एक सवाल, बोलो। मैं टैक्स नहीं करती। अब किधर, एक मिनट इस पे आते हैं। बेटा जी तुम कौन हो? कच्चा इंडियन, लेकिन इंडियन हो। हाँ, तुम मेहनत कहाँ की? अक्रूड कहाँ हुआ? अक्रूड। यूएस रिसीव कहाँ हुआ? यूएस बिजनेस का सेटअप कहाँ है? यूएस। तो तुमको यूएस छोड़ देगा क्या? अच्छा, उसका उसका से काटेगा। टैक्स अब तुम बोल सकते हो सर चंद्रलेखा को यूएस क्यों छोड़ेगा फिर? क्योंकि चंद्रलेखा का भी अक्रूड यूएस, रिसीव्ड यूएस, और बिजनेस का सेटअप भी यूएस। हाँ, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी होगा। तो अगर यूएस वहां पे टैक्स नहीं लेगा तो इंडिया में लगेगा, और अगर वहां दे के आ गई तो इंडियन गवर्नमेंट माफ कर देगा। डबल टैक्स नहीं लगने देगा, डोंट वरी। नहीं, डबल टैक्स नहीं लगेगा। सर तो फिर रोजगार का कोई मतलब नहीं है, दोनों टैक्स ही ले लो, मैं जा रही हूँ। हाँ वही तो बात हो। यहाँ तो इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है वो चिंता मत करो, हमारा एग्रीमेंट ही ऐसा होगा कि हम चंद्रलेखा को तो इंडिया में पकड़ ही लेंगे टैक्स के लिए। और अगर नहीं पकड़ पाए, यूएस गवर्नमेंट ले लिया मान लो,
और फिर चलने लगा वो इंडिया में पकड़े, कोई बात नहीं, वो एग्रीमेंट का उसको वहां पे टैक्स कटा, उस बात का रिसिप्ट दिखा दे, हम लोग छोड़ देंगे इंडिया। लेकिन मान लो हम यूएस की जगह में कंट्री बदल देते हैं, हुलुलुलु, क्या? हुलुलुलु एक कंट्री है, एक कंट्री है, कहाँ पे हम पूछ लेना, हमको याद नहीं, बस नाम याद है। मैंने कहा कि आपको पूछा कहाँ का? नहीं, हमको याद नहीं है किस तरफ है, हमें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ना काम को नहीं पता, पर हुलुलुलु एक देश है, हाँ जो यहाँ पर भी है। मान लो हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, और मान लो वहाँ का इंडियन गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी नहीं है सर। अरे हर देश के साथ ट्रीटी हो जरूरी थोड़ी ना है। दुनिया में 189 या 209 ऐसे कुछ कंट्री है, 200 के आसपास देश है दुनिया में। इंडिया का 125, 130, 150 देश के साथ एग्रीमेंट होगा, लेकिन ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहां से इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है। जैसे तुमको बेस्ट एग्जांपल दें, चलो हुलुलुलु छोड़ो, यूके यूनाइटेड किंगडम, वहां से इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है। तभी तो ये लोग इंडिया वाला, ये जो चोर लोग है, नीरव मोदी, फिर मोदी वहां भाग गया, विजय माल्या, क्योंकि यूके का इंडिया के साथ ट्रीटी नहीं है, टैक्स हेवन हो गया इंडिया के लिए, इंडिया से वो लोग का। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट वो लोग को पकड़ के ला नहीं पा रहा है। ये लोग भी तो चालू माल है ना, लोग जान के भागता है, कहाँ भागे, जहां से इंडिया का ट्रीटी नहीं है, वरना पकड़े जाएंगे। ये लोग चालू माल है। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाम सुनो, वेस्ट इंडियन आइलैंड है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। स्पेन में? नहीं, वेस्ट इंडीज का आइलैंड्स है। हमको इसलिए पता है क्योंकि इंडिया वहाँ क्रिकेट मैच खेला, तो हमको नाम याद होगी। मैं बोलने ही वाली थी, सर क्रिकेट मैच हुआ था क्या उधर? हाँ, उधर क्रिकेट मैच होता है, मतलब होता है वहाँ पे। वेस्ट इंडीज का बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ। वहाँ से मतलब बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर आए वेस्ट इंडीज के, जैसे लारा, विवियन चेल्स, इस टाइप के बड़े बड़े क्रिकेटर। तो पॉइंट इतना ही है बेटा कि वहाँ का इंडिया के साथ एग्रीमेंट नहीं है। तो अब अगर वहाँ का गवर्नमेंट टैक्स ले लिया, फिर तुम इंडिया ले आए वो पैसा, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा हम भी टैक्स लेंगे, तब तुमको गवर्नमेंट, तुम ये नहीं बोल सकते अरे मेरे से डबल टैक्स लोगे, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस देश के साथ मेरा ट्रीटी है, तुम वहां से अगर टैक्स दे के आ गए तो इंडिया में नहीं लेंगे, डोंट वरी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल के एक एग्रीमेंट है, DTAA, CMA फाइनल में पढ़ोगे, DTAA इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाते हैं ये। तो यहाँ पे सिंपल सा लाइन है, जिस देश के साथ तुम्हारे गवर्नमेंट का ट्रीटी है, देन वहां का गवर्नमेंट टैक्स ले लिया तो इंडिया में नहीं लगेगा, इंडिया ले लिया है तो वहां नहीं लगेगा। लेकिन अगर ट्रीटी नहीं है तो दोनों जगह लगेगा। बात क्लियर? तो सर यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रीटी पीटी छोड़िए, यहाँ पर सिंपल बात बोल रहे हैं, एक्रूड बार, रिसीव्ड बार, सेटअप भी बार, तो भी पक्का इंडियन टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। बात क्लियर है? तो अब तक क्या पढ़ लिए? 3 लाइन। सर रिसीव्ड एक्रूड दोनों में से एक इंडिया में हो जाए, OR, NOR, NR तीनों इंडिया में टैक्स देंगे। सर रिसीव्ड एक्रूड दोनों बार, लेकिन बिजनेस का सेटअप इंडिया से है, तो OR और NOR देगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट नहीं देगा, NR नहीं देगा। लेकिन अगर तीनों चीज बाहर से है तो OR देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। 3 चीज का बात हो रहा है, एक्रूड, रिसीव्ड और सेटअप, ठीक है? आखिरी लाइन पे आ रहे हैं, तीनों कब नहीं देगा? अगर एक्रूड बाहर है, रिसीव्ड बाहर है, और कोई और प्रीवियस ईयर का पैसा आप तुम इंडिया में भेज रहे हो, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया of any year preceding to the previous year and later on remitted to in current financial year, तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। अरे बेटा जी, अगर तुम OR NOR हो तो उस साल टैक्स दे चुके ना, तो फिर अब क्यों दोगे? इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कोई और फाइनेंशियल ईयर का पैसा अब तुम इंडिया में रेमिट करते हो, तो फिर यही एग्जाम के लिए इतना याद रखो कि कोई और फाइनेंशियल ईयर का पैसा है और अब तुम इंडिया में रेमिट कर रहे हो, तो कोई भी
टैक्स इंडिया में नहीं देंगे। तो 4 लाइन याद कराएं। रिसीव्ड एक्रूड दोनों में से एक इंडिया में सब देगा, रिसीव्ड एक्रूड दोनों से बाहर, लेकिन सेटअप इंडिया में बिजनेस का तो OR देगा, बाकी दोनों नहीं देगा। तीनों चीज सॉरी रेसिडेंट देगा, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। और तीनों चीज बाहर से है, एक्रूड, रिसीव्ड और सेटअप, तो OR देगा, बाकी दोनों नहीं देगा। और अगर एक्रूड रिसीव्ड दोनों इंडिया के बाहर से है और कोई और ईयर का पैसा आप इंडिया में रेमिट कर रहे हैं, लेटर ऑन रेमिटेंस बोलेगा, लेटर ऑन रेमिटेंस, तो फिर कोई इंडिया में टैक्स नहीं। बात क्लियर है? यही है इस चैप्टर का बात। सर कंपनी और फर्म के लिए तो आप OR NOR पढ़ाए ही नहीं, है ना? बात तो केवल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या लिख दिया? इन केस ऑफ रेसिडेंशियल SSC लाइक कंपनी और फर्म in which there is no classification as resident but not ordinary resident, income accrued and received outside India but controlled from profession set up outside India shall be taxable. अगर कोई कंपनी है जिसका सब कुछ भी इंडिया के बाहर से है, मेरा बात सुन लो, कोई कंपनी है जिसका सब कुछ इंडिया के बाहर है, सब कुछ मतलब accrued, received और setup, सब कुछ का मतलब एक्रूड, रिसीव्ड और सेटअप, सब कुछ इंडिया से बाहर है, फिर भी उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी और फर्म के लिए बोला है अगर उनका इंडिया से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया है, उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सब कुछ बाहर है। मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं, तुम्हारा एलन मस्क का गाड़ी वाला कंपनी कौन था? टेस्ला, इंडिया से बाहर, उसका कमाई भी इंडिया के बाहर, एक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर इंडिया से हो गया तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? अरे बेटा जी एक बात सोचो ना, उसका एक्रूड तो इंडिया हो ही गया अगर वो इंडिया से ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि उसका मेहनत कहाँ हो गया? टेस्ला इंडिया में गाड़ी बेचेगा अगर, है ना? टेस्ला अगर इंडिया में गाड़ी बेचेगा तो उसका एक्रूड तो हो ही गया ना इंडिया से बेटा, तो उसका एक्रूड बाहर हो ही नहीं सकता। और अगर टेस्ला फॉरेन में ही गाड़ी बेचा है तो ऐसे भी इंडियन गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर पाएगी। टेस्ला अगर US का कंपनी हो, जर्मनी में गाड़ी बेचे तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी उससे टैक्स मांगने जाएगा। तो ये वाला लाइन थोड़ा सा फालतू है कि इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अरे सर कुछ भी कर लीजिए, एक्रूड तो फिर इंडिया में हो ही जाएगा उसका, क्योंकि काम तो उसका इंडिया के थ्रू हो रहा है, तो एक्रूड तो इंडिया हो ही गया ना। एक्रूड का मतलब ही तो यही है, काम इंडिया में हुआ। ठीक है? तो ये था रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर।